दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं के विज्ञान विषय का रसायन विज्ञान में पहला चैप्टर, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे इसमें कि क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसमें अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या क्या उदाहरण है। तो देखते हैं आगे। अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले हम लोग जानेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ये सुनने से हमको लगता है कि संयोजन मतलब जुड़ रहा है, अर्थात संयोग हो रहा है। तो इसकी परिभाषा होती है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ के रूप में तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात हम लोग देखें कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ जो बनता है, उसके फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है वह एक प्राप्त होता है, अर्थात एक कंपाउंड प्राप्त होता है, एक पदार्थ प्राप्त होता है या उत्पाद प्राप्त होता है। वह हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम लोग इसमें उदाहरण के तौर पर देखेंगे, कार्बन ठोस ऑक्सीजन गैस आपस में संयोग करके हमारा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे देखिए, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन और कार्बन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो उस प्रकार दूसरा उदाहरण है H2O2 2H2, इसको संतुलित करके रूप में लिखेंगे। पहला उदाहरण यह था। दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाया हमारा, जल। तो दो या दो से अधिक दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, यह हमारा हो गया संयोजन अभिक्रिया। इसी में एक उदाहरण और हम लोग समझेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, यह हमारा बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा जैसे ही किसी समीकरण में आए, किसी अभिक्रिया में आए, तो उष्मा को हमेशा ऊपर की ओर तीर निशान के द्वारा सूचित किया जाता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड इसी को कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, और यह हो गया जल। और जब आपस में इसको अभिक्रिया कराया जाता है, तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा उष्मा प्रदान होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। जब आप बाजार से कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाते हैं और उसको जल के साथ मिलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक गाढ़ा पदार्थ प्राप्त होता है, जो कि हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ या बिना बुझा हुआ चूना हुआ, और उसमें उत्सर्जित होता है। आप
जैसे इसमें देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल यानी जो बाज़ार से चूना खरीद के लाए उसको जो पानी के साथ मिलाते हैं, तो पानी के साथ मिलाने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है, खौलता हुआ पानी प्राप्त होता है। और जब वह खौलता हुआ यानी गर्म पानी प्राप्त होता है, तो गर्म या उष्मा हुआ, और यह जो नीचे बैठ जाता है वह हो गया हमारा बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हुआ हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। संयोजन अभिक्रिया समझ गए, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करे, तो वह हो गया हमारा संयोजन अभिक्रिया। अब इसी में एक टर्म आता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात हमें ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। क्या हुआ? ऊष्मा का उत्सर्जन। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया में ही हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक अभिक्रिया का प्रकार, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोग समझे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उत्पाद के निर्माण के साथ साथ मतलब जो उत्पाद का निर्माण हुआ अभिक्रिया के फलस्वरूप, उसमें ऊष्मा का जो उत्सर्जन हो रहा है, उसी जो ऊष्मा का निकलता है, ऊष्मा निकल रहा है, उसी के कारण से कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसका उदाहरण यही हो गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ मिलाएं तो हमारा क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा हमारा उत्सर्जित हो रहा है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। परिभाषा लिखने का जरूरत नहीं है, इसको समझ लीजिए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। इसके उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। उदाहरण हो गया प्राकृतिक गैस का जलना। प्राकृतिक गैस का जलना या दहन। दूसरा उदाहरण हो गया इसका श्वसन को समझते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात जो भोजन हमारे शरीर में जाता है, तो हमारे शरीर में भोजन टूटकर छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं और यह हमें एक ऊर्जा प्रदान करती है। यही हमारा श्वसन हुआ और यह हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आलू खाते हैं, आलू खाने से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बनाने के पश्चात हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं उसी के कारण इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तीसरा है पेड़ पौधे पदार्थ का विघटित होकर, पौधे के पदार्थ का विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है, जैसे देखिए अब हम लोग देखे होंगे कि जब पेड़ पौधे के पत्ती तथा इसके लकड़ी या फिर जो बहुत देर तक वह रह जाते हैं, तो उससे क्या होता है? विघटित होने के बाद कंपोस्ट बनता है, जिसको हम खेतों में प्रयोग करते हैं। तो वह भी एक, अब देखे होंगे जब कंपोस्ट तैयार हो जाता है, जब उसको निकाला जाता है तो उससे एक गर्मिला महसूस होते हैं, यह इसीलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के तौर पर रखा जाता है। तो हम लोग समझ गए संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसी में दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया।
वियोजन अभिक्रिया को समझेंगे हम लोग कि वियोजन, ऊपर में हम लोग पढ़े संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना। तो इसमें ऐसी तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक मतलब एक अभिकारक, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कि जैसे सपोज कीजिए कि एक्स वाई है और यह अभिक्रिया हुआ, एक्स प्लस वाई बन गया। तो एकल अभिक्रिया यानी एक पदार्थ, एक अभिकारक अभिक्रिया के फलस्वरूप दो छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता हो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक टूटकर या अभिक्रिया के पश्चात दो छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसको समझिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा प्रदान किया जाता है अर्थात गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो एकल अभिकारक था और अभिक्रिया यानी ऊष्मा प्रदान किए तो उसका क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह होता है हमारा वियोजन अभिक्रिया कि कोई एकल अभिकारक टूटकर या अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया। कि जब कोई एकल कहिए या एक कहिए एक ही बात है, एकल अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात दो या अधिक उत्पाद का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम लोग कि एकल अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक उत्पाद के रूप में टूट जाता है, उत्पाद के रूप में निर्माण होता है, वह क्या हुआ हमारा वियोजन अभिक्रिया। समझ गए हम लोग। तो देखिए जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के लिए हमको क्या ऊष्मा की आवश्यकता है, यानी बाहर से ऊष्मा प्रदान किया गया, इसमें बाहर से ऊष्मा दी गई है। तो इस प्रकार हम लोग समझेंगे कि इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया को प्रतिपादित करने के लिए बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो बाहर से यानी जिस अभिक्रिया को कराने के लिए बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का तात्पर्य हुआ कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। समझ गए? यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को संचालित करने के लिए हमें ऊष्मा बाहर से दी जाती है, हमें ऊष्मा बाहर से आवश्यकता होती है, वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यही हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको ऊपर से ऊष्मा प्रदान किया यानी हीट किए, वह हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट गया। तो यह हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का भी एक उदाहरण होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे हम लोग देखेंगे अभिक्रिया के प्रकार के रूप में तीसरा जो आता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया
विस्थापन, विस्थापन का मतलब देखिए किसी न किसी तरीके से इसके शब्द में ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है। जैसे हम लोग पढ़े शुरू में संयोजन, संयोजन मतलब जुट रहा था, वियोजन, वियोजन मतलब अलग अलग हो था, उसी प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं अभी विस्थापन अभिक्रिया। तो इस कड़ी में हम लोग इसको जानेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि विस्थापन, विस्थापन मतलब होता है कि हटाना। तो उसी कड़ी में हम लोग इसको समझेंगे कि वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व, कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम, यानी जो जिस तत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं उससे कम, यानी अपने से कम, अर्थात वैसी अभिक्रिया जिसमें, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें समझिए सांकेतिक तौर पर कि कोई x है और वह उसे अभिक्रिया कराई जाती है AB के साथ। तो यहाँ पे x जो है, x मान लीजिए अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, किसके तुलना में, A के तुलना में। तो यह क्या करेगा, अभिक्रिया के फलस्वरूप A को हटा के x B हो जाएगा और A अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पे x क्या था, A से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसका मतलब हुआ x A से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले तो वह कहलाता है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम अब समीकरण के तौर पे समझेंगे। जब लोहे को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के लिक्विड से कॉपर को हटाकर लोहा उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, FeSO4 प्लस Cu को अलग कर देता है। जब लोहे को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई गई तो कॉपर को लोहा हटाकर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, यही हमारा हुआ विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे इसका स्पष्ट है कि लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण समझेंगे, जिंक प्लस फेरस सल्फेट। जिंक प्लस फेरस सल्फेट, जिंक को जब फेरस सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई गई तो जिंक जो है फेरस से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण यह हमारा जिंक सल्फेट का विलयन निर्माण करता है और फेरस को अलग कर देता है। यह हमारा हो गया विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। यहाँ तक समझ गए। एक उदाहरण और देखते हैं इसमें, Pb मतलब हो गया हमारा शीशा, और जब इसको कॉपर क्लोराइड CuCl2, जब शीशे को कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर शीशा से कमज़ोर होने के कारण विस्थापित हो जाता है, अर्थात PbCl2 प्लस कॉपर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, Pb जो है वह कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है। तो जब कोई अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान खुद ग्रहण कर ले, वही होगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम कैसे जानेंगे कोई तत्व किससे कितना अधिक अभिक्रियाशील है। तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको यह याद रखना होगा।
घटती हुई क्रियाशीलता, घटती हुई क्रियाशीलता। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे ऊपर जो होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, सीसा, कॉपर, पारा, चांदी, सोना। अर्थात इसमें हमको यह स्पष्ट दिख रहा है कि पोटेशियम जो है यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो घटती हुई क्रियाशीलता मतलब पोटेशियम सबसे ज़्यादा, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसी प्रकार। तो ये चीज़ हम अगर याद रखते हैं तो इससे हमको पता चल जाएगा कौन किससे ज़्यादा मजबूत है अभिक्रियाशीलता की दृष्टिकोण से। समझ गए? तो विस्थापन अभिक्रिया को समझने के लिए हमको सबसे पहले इसको थोड़ा दिमाग में रखना होगा। ठीक है, आसान है, इसमें कुछ है नहीं कि विस्थापन अभिक्रिया माने अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो वही हो गया हमारा विस्थापन अभिक्रिया। समझ गए? उदाहरण के तौर पर 3 ठो बताएं। ठीक है, यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला पढ़ते हैं हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए दोस्तों, लोग लिखने में थोड़ी सी अक्षर इधर उधर हो सकता है, इसलिए अक्षर पर ध्यान नहीं देना, समझना है बात को। ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभी हम लोग समझते हैं अभिकारक और अभिकर्मक, यानी अभिकारक और उत्पाद समझते हैं। तो अभिकारकों के आयनों, सबसे पहला यहाँ शब्द क्या आता है? आयन। आयन वे चीज होते हैं जो किसी तत्व या यौगिक के यह चीज को दर्शाती है कि वह निगेटिव यानी निगेटिव वैलेंसी रखती है कि पॉजिटिव। जैसे समझिए, जैसे लिखिए मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी कितनी होते हैं? 2। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम, इसमें देखेंगे आयन क्या होता है कि सबसे पहले इसका वैलेंसी देखते हैं यानी संयोजकता। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे हम 2, 8, 2, यानी इसका परमाणु संख्या 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या होगा? 2, 8, 2। तो यह जो 2 हुआ हमारा बाह्यतम कक्षा में, तो चूँकि हम जब पढ़ेंगे अष्टक रूल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि कोई भी तत्व पूर्ण रूप से अस्थायी होने के लिए अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को बनाए रखता है। तो उसी बनाए रखने के लिए या तो वह दान करता है या ग्रहण करता है या साझेदारी करता है। तो जो दान करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो ग्रहण करता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो वही हमारा यहाँ देखिए मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूर्ण होने के लिए या तो ग्रहण करेगा, दान करेगा या साझेदारी करेगा। लेकिन ग्रहण करने के लिए हमें कम से कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ इसको चाहिए कितना? 6, इसलिए यह ग्रहण नहीं करके या किसी और को दान कर देगा।
तो जितना इलेक्ट्रॉन दान किया तो उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दान किया तो मतलब 2 चार्ज इसका प्लस में हो गया, तो इसीलिए इसको हम इस प्रकार लिख देंगे Mg2 प्लस। तो उसी प्रकार जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, संयोजकता 3, इसलिए इसको लिख देंगे Al3 प्लस। जैसे सोडियम है, सोडियम के संयोजकता 1, तो इसको कैसे लिखेंगे Na का प्लस 1 चूँकि लिखा नहीं जाता इसे लिखा जाता। तो वही आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप जिस अभिक्रिया का निर्माण होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसको समझिए सांकेतिक रूप में, XY एक यौगिक है और AB दूसरा यौगिक है, इसको आपस में अभिक्रिया कराए जाते हैं, यह हो गया हमारा अभिकारक। तो प्रायः जो यौगिक होता है उसमें बाएं तरफ उसका प्लस चार्ज होता है और दाएं तरफ वाले तत्व में माइनस चार्ज होता है, प्लस माइनस। आयनों के आदान प्रदान समझिए कि इस वाले में प्लस और इस वाले में माइनस, इस वाले में माइनस, इस वाले में प्लस, अर्थात यह जो प्लस वाला है X ई B के साथ चला जाएगा और यह जो A है यानी Y है वह A के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार इसका क्या हो गया XB प्लस AY। आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप जिस अभिक्रिया का निर्माण होता है उसे कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, अर्थात अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप जिस अभिक्रिया का निर्माण होता है वह क्या हो गया हमारा द्विविस्थापन। आयनों के आदान प्रदान में हम समझ गए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अर्थात प्लस माइनस और इधर प्लस माइनस, यह हो गया हमारा आपस में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ। इसको सिंपल भाषा में समझिए कि अभिकारकों में जो प्लस वाला चिन्ह है वह माइनस के साथ और माइनस वाला चिन्ह है जो प्लस के साथ होके जो उत्पाद का निर्माण किया वह हमारा हो गया क्या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको हम रसायन भाषा में समझेंगे, उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे इसको। सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, आयनों के आदान प्रदान, अभी हम बताए थे कि इधर प्लस इधर माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले के साथ और इसका माइनस वाला इसके प्लस वाले के साथ, अर्थात क्या हो गया हमारा NaCl प्लस Na2SO4 NaCl प्लस BaSO4। ये 2 नाइट्रोजन है, इसको बैलेंस करने के लिए 2 नाइट्रोजन दे दिए, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया। तो इसका जो आयनों का आदान प्रदान यानी सोडियम में जो प्लस चिन्ह था वह क्लोरीन के माइनस के चिन्ह के साथ चला गया और बेरियम में जो प्लस चिन्ह का था वह सल्फेट के माइनस के साथ चला गया, अर्थात यह हो गया हमारा NaCl प्लस BaSO4। यह हो गया हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप जिस अभिक्रिया का निर्माण होता है या जो अभिक्रिया प्रतिपादित होता है उसे कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ गए द्विविस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे के अभिक्रिया के रूप में हम लोग पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन, अर्थात ऑक्सीकरण एवं अपकरण अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो ठीक ठाक लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।